हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग आईटी का यूनिट नंबर 4 पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? आईटी का यूनिट नंबर 4 करने वाले हैं, जिसका नाम क्या है? बिजनेस डेटा हैंडलिंग। इसमें हम लोग ये सीखने वाले हैं कि बिजनेस जो डेटा होते हैं, बिजनेस के जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेटाज होते हैं, उसको प्रॉपर तरीके से हम लोग हैंडल किस प्रकार करते हैं, किस तरीके से करते हैं। ये जो बिजनेस के इतने सारे डेटा होते हैं, आपके पापा के बिजनेस होंगे, चचा के बिजनेस होंगे, दादाजी के बिजनेस होंगे, किसी के तो बिजनेस होंगे ना। बिजनेस के जो इतने सारे डेटा होते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ जो डेटा होते हैं, इंफॉर्मेशन होते हैं, उन डेटास को किस तरीके से प्रॉपर तरीके से हैंडल किया जाता है और आईटी का इसमें क्या रोल है, आईटी का बिजनेस डेटा हैंडलिंग में क्या रोल है, ये सब चीज हम लोग आप पढ़ने वाले हैं। आज के चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, ये चैप्टर दोस्तों थोड़ा पढ़ा है, ठीक है। इसीलिए आपको जो जो पढ़ा रहा हूं, जितना जितना फोकस करा रहा हूं, सिर्फ उतना ही पढ़ना है। क्लियर है? जबरदस्ती का पढ़ने मत जाइएगा। 50 मार्क्स का पेपर है, मैं आपको पढ़ा दूंगा, बिल्कुल फुल मार्क्स आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितना जितना पढ़ा रहा हूं उतना उतना ही पढ़िएगा। क्लियर है? सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग करने वाले हैं उसका नाम है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में हम लोग बोलते हैं टीपीएस। भाई, ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या होता है? ये एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो फर्म को इनेबल करता है रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने के लिए। मान लो आपका एक जूते का दुकान है, आपका एक शू का दुकान है, आपका एक शू का दुकान है। मान लो उसमें एक कस्टमर आ गया, उसका नाम है मिस्टर ए, ठीक है। उसमें एक कस्टमर आया, मिस्टर ए उसका नाम है। वो आपसे जूता लेके गया 12-15 में, वो आपसे शू खरीद के गया 12-15 में। आप उसको रिकॉर्ड करे हो शाम को 6 बजे, क्या चलेगा? बताओ तो। वो मिस्टर ए आपसे जूता खरीद के जाता है 12-15 में और आप उसको रिकॉर्ड कर रहे हो शाम को 6 बजे, क्या ये चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा सर, बिल्कुल नहीं चलेगा। तो टीपीएस जो है, टीपीएस ये जो सिस्टम है, ये जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है, ये आपके रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करने में हेल्प करता है कि जब जो ट्रांजैक्शन हुआ उसको उसी समय इमीडिएट बेसिस पर किस तरीके से रिकॉर्ड करें, ये सिस्टम आपको हेल्प करता है। टीपीएस के हेल्प से आप जो ट्रांजैक्शन जब हुआ तभी आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो। पहले के जमाने में क्या होता था, मतलब कि पहले के जमाने में सेल होता था 12 बजे, रिकॉर्ड कर रहे हैं 6 बजे। सीरियसली ऐसा ही होता था जब आईटी का कोई जमाना नहीं था। आज क्या होता है? आज रियल टाइम में रिकॉर्ड होता है, सारा का सारा जो ट्रांजैक्शंस है वो रियल टाइम में रिकॉर्ड होता है। इतना बड़ा बड़ा जो कंपनी बैठा हुआ है, रिलायंस बैठा हुआ है, टाटा बैठा हुआ है, बिरला बैठा हुआ है, इतना बड़ा बड़ा जो कंपनीज बैठा हुआ है, उनके दिन के लाखों लाखों जो ट्रांजैक्शन होते रहते हैं, वो ट्रांजैक्शंस का रियल टाइम रिकॉर्डिंग होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, वरना तो घपले होना स्टार्ट कर जाएंगे। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेटा अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ, अगर ऐसे करके होता रहा कि 12-15 में लेके गया, 6 बजे रिकॉर्ड हुआ, फिर तो घपले होते रहेंगे, फिर तो घपले होते रहेंगे। फिर तो कोई ऐसा भी हो सकता है कि कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं किया हम। तो टीपीएस बोल के एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है। टीपीएस क्या है? टीपीएस एक ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो आपके रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है बेटा, जो आपको रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को मैनेज करता है कि जो ट्रांजैक्शन जब हुआ तभी रिकॉर्ड होना चाहिए, तभी कैप्चर होना चाहिए, तभी प्रोसेस होना चाहिए, तभी स्टोर होना चाहिए। यहां पे लास्ट में क्या दिया हुआ है देखिए, इट कैप्चर्स, इट प्रोसेसेस एंड स्टोर्स एवरी ट्रांजैक्शन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। हर एक ट्रांजैक्शन को कैप्चर करता है, प्रोसेस करता है, स्टोर्स करता है और उसी टाइम में करता है, उसी टाइम में करता है जिस टाइम में हुआ है। अगर वो 12 बजे जूता लेके गया है तो 12 बजे ही रिकॉर्ड होना चाहिए। अगर 1 बजे जूता लेके गया है तो 1 बजे ही रिकॉर्ड होना चाहिए। आप लोग कभी बाटा के शोरूम में गए हो? आज मैं जूते का एग्जांपल दे रहा हूं। आप लोग कभी बाटा या स्पेंसर का शोरूम में गए हो? बाटा के शोरूम में जब जाओगे तब एक जूता खरीदोगे ना, जब आप बिलिंग करवाओगे ना, बिलिंग करने के समय में ही वो रिकॉर्ड हो जाता है ट्रांजैक्शन। उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। किसके थ्रू वो रिकॉर्ड हो रहा है सर? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, टीपीएस के थ्रू वो रिकॉर्ड हो रहा है। सारा का सारा डेटा, सारा का सारा जो ट्रांजैक्शन है वो टीपीएस के थ्रू रिकॉर्ड हो रहा है। जितना भी ट्रांजैक्शन है वो टीपीएस के थ्रू ही रिकॉर्ड होता है। टीपीएस का क्या क्या रोल है? टीपीएस का ये रोल है कि वो कैप्चर करता है डेटा को, वो प्रोसेस करता है और वो बेटा स्टोर भी करता है। हर एक ट्रांजैक्शंस को, हर एक ट्रांजैक्शन को कैप्चर भी करता है, प्रोसेस भी करता है और स्टोर भी करता है। क्लियर है? यहां पे दिया हुआ है इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी, और डेटा इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखता है। डेटा इंटीग्रिटी मतलब सारा का सारा डेटा सेफ रहे, सारा का सारा डेटा प्राइवेट रहे, ये भी देखता है
ये भी इंश्योर करना बहुत जरूरी है ना, डेटा इंटीग्रिटी का भी इंश्योरेंस करना बहुत जरूरी है। तो इंश्योरिंग डेटा इंटीग्रिटी एंड प्रोवाइडिंग रैपिड रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स भी रैपिड रहता है, रिस्पॉन्स भी रैपिड रहता है, तभी तो रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड कर रहे हो। जिस वक्त में वो ट्रांजेक्शन हुआ, मिस्टर ए 12 बजे वो जूता लेके गया और 12 बजे ही रिकॉर्ड हो गया वो ट्रांजेक्शन, इट मींस रैपिड रिस्पॉन्स दे रहा है, सीधा सा बात है, रैपिड रिस्पॉन्स दे रहा है, सीधा सा बात है। अब यहाँ पे लिखा क्या हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि टीपीएस कैन हैंडल बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग। टीपीएस जो है वो बैच प्रोसेसिंग भी हैंडल कर सकता है और रियल टाइम प्रोसेसिंग भी हैंडल कर सकता है। इन दोनों का मतलब समझाऊंगा, आप टेंशन मत लो, इन दोनों का मतलब समझाऊंगा। टीपीएस जो है वो बैच प्रोसेसिंग भी हैंडल कर सकता है, यानी एक बैच में भी सेटल कर सकता है ट्रांजेक्शन्स को। मान लीजिए हमारा एक टाइम स्लॉट बना हुआ है कि 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे या 2 बजे, इस तरीके से हमारा एक टाइम फ्रेम बना हुआ है। हम 11 बजे जितने भी बैचेस हैं उसका ट्रांजैक्शन सेटल करते हैं, फिर जाके 12 बजे सब सारे के सारे बैचेस का ट्रांजैक्शन सेटल होगा, फिर जाके 1 बजे सारे के सारे का मतलब कि ट्रांजैक्शन सेटल होगा। इस तरीके से भी होता है, इसको बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। मतलब एक बैच में एक पूरा ट्रांजैक्शंस को सेटल करना, एक टाइम फ्रेम में या एक बैच में अपना ट्रांजैक्शन आप बेटा सेटल करते हो, उसको क्या बोलते हैं, बैच प्रोसेसिंग। और रियल टाइम प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं, रियल टाइम प्रोसेसिंग बेटा उस चीज को बोलते हैं कि भाई मैं शॉपिंग किया और इमीडिएटली रिकॉर्ड हो गया, इमीडिएटली ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो गया, कैप्चर हो गया, उसको बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो टीपीएस जो है ना, टीपीएस में आप भैया बैच प्रोसेसिंग भी मतलब कि कर सकते हो, आप रियल टाइम प्रोसेसिंग भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑफरिंग रिलायबिलिटी, एफिशिएंसी एंड एक्यूरेट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। तो ये क्या है, ये रिलायबिलिटी है, ये रिलायबल है बेटा, इसमें जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है ना ये रिलायबल है, और ये एफिशिएंसी भी प्रोवाइड करके देता है, ये एफिशिएंट मैनर में रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर रहा है ना बेटा। अगर आप 12-15 में शॉपिंग करके गए और 12-15 में ही रिकॉर्ड हो गया और सिस्टम में वो कैप्चर हो जाता है, प्रोसेस हो जाता है, तो बहुत अच्छी बात है ना। तो ये रिलायबल भी है, ये एफिशिएंट भी है, और ये एक्यूरेट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग भी फॉलो करता है। क्लियर है? तो इतना आप लिख दीजिएगा। ये क्या है, टीपीएस। टीपीएस के बारे में हम आपको पढ़ा दिए। टीपीएस क्या है, टीपीएस एक मतलब कि टीपीएस एक सोफिस्टिकेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम है जो फर्म को ये परमिशन देता है कि वो रियल टाइम ट्रांजैक्शंस को कैप्चर कर पाए, प्रोसेस कर पाए, स्टोर कर पाए। कैप्चर, प्रोसेस, स्टोर। और ये डेटा इंटीग्रिटी का भी ध्यान रखता है कि डेटा सेफ रहे, और रैपिड रिस्पॉन्स देता है, रैपिड रिस्पॉन्स देता है। सो टीपीएस कैन हैंडल बैच प्रोसेसिंग और रियल टाइम प्रोसेसिंग। ये बैच प्रोसेसिंग भी हैंडल कर पाता है, यानी अगर आप ट्रांजैक्शंस को बैचेस में रिकॉर्ड करना चाहते हो, आप अपने ट्रांजैक्शंस को एक बैच में रिकॉर्ड करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो, और रियल टाइम करना चाहते हो तो वो भी कर सकते हो। क्लियर है? और ये जो सिस्टम है ये रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, एफिशिएंसी प्रोवाइड करता है, एक्यूरेट ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग प्रोवाइड करता है। क्लियर है? आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं अब टाइप्स ऑफ टीपीएस। आगे क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ टीपीएस। आइए भैया, टीपीएस के कितने टाइप्स होते हैं? टीपीएस के 2 ही टाइप होते हैं, एक होते हैं बैच प्रोसेसिंग, एक होते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। अब आइए, अब हम लोग बैच प्रोसेसिंग के बारे में सीखते हैं। इन बैच प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस आर गैदर्ड एंड प्रोसेस्ड टुगेदर एट शेड्यूल इंटरवल्स। सीधा सा बात है, सुनो ना, मैंने एक टाइम स्लॉट सेट कर दिया कि 11 बजे, एक 12 बजे, एक 1 बजे। 11 बजे से 12 बजे के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है वो सेटल होगा 12 बजे। 11 बजे से 12 बजे के बीच में मान लो हमारा दुकान में जो बिक्री हुआ है वो 20 तो बिक्री हुआ है, तो उसका ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग कहाँ होगा, सीधा 12 बजे होगा। 12 बजे से 1 बजे, 12 बजे से 1 बजे जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है, 12 बजे से 1 बजे मान लो हमारे यहाँ पे 40 ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसका रिकॉर्डिंग कहाँ पे होगा, 1 बजे। तो हम लोग ने टाइम फ्रेम सेट कर दिए हैं, हम लोग ना बैचेस का टाइम फ्रेम सेट कर दिए हैं कि एक तो 11 बजे, एक तो 12 बजे, एक तो 1 बजे, एक तो 2 बजे, एक तो 3 बजे, एक तो 4 बजे, एक तो 5 बजे। इस तरीके से हम लोग पूरा का पूरा टाइम फ्रेम सेट कर दिए हैं, यानी हर एक घंटे में एक साथ हम लोग सारा का सारा ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे। 11 बजे का जितना भी ट्रांजैक्शन, 11 से 12 बजे के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है उसको रिकॉर्ड कब करेंगे, 12 बजे।
12 से 1 बजे के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शंस हुआ है दुकान में उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? 1 बजे। 1 से 2 बजे के बीच में जितना भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुआ है दुकान में उसको रिकॉर्ड कब करेंगे? 2 बजे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैच इंटरवल, यानी एक शेड्यूल्ड इंटरवल में हम लोग सारा का सारा ट्रांजैक्शन जब करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैच इंटरवल। तो इन बैच प्रोसेसिंग ट्रांजैक्शंस आर गैदर्ड एंड प्रोसेस्ड टुगेदर एट शेड्यूल इंटरवल, नोटेबली इन ग्रुप्स और बैचेस। ठीक है, वो ट्रांजैक्शंस जो है वो ग्रुप्स में रिकॉर्ड होते हैं या बैचेस में रिकॉर्ड होते हैं। दीज मेथड्स इन्वॉल्व्ड एक्यूमुलेटिंग ट्रांजैक्शंस ओवर सेम टाइम एंड देन कलेक्टिवली एज ए सिंगल यूनिट। मतलब कि ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड तो सेम ही टाइम में हो जाता है, लेकिन प्रोसेस जो होता है ना भैया, प्रोसेस जो होता है वो 11 बजे ही होगा। मान लो 10 बजे से 11 बजे तक यहाँ पे आपके 40 ट्रांजैक्शंस हुए हैं, वो रिकॉर्ड हो जाएंगे। रिकॉर्ड तो सॉफ्टवेयर में हो जाएंगे, सिस्टम में हो जाएंगे, लेकिन प्रोसेस कब होगा? प्रोसेस होगा 11 बजे। समझा? बैच प्रोसेसिंग में क्या होता है? मान लो एक टाइम स्लॉट है 11 बजे, एक टाइम स्लॉट है 12 बजे, एक टाइम स्लॉट है 1 बजे। अब 11 से 12 के बीच में मान लो हमारे पास 40 ट्रांजैक्शंस हुए, 1 घंटे के बीच में हमारे पास 40 ट्रांजैक्शंस हुए, तो ये रिकॉर्ड तो हो जाएगा सिस्टम में, रिकॉर्ड तो कर दिया, लेकिन जो प्रोसेस होगा ना, प्रोसेस कब होगा? सीधा जाके 12 बजे। सो 12 जब बजेगा तो 40 के 40 ट्रांजैक्शन एक साथ प्रोसेस हो जाएगा बैच में। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग। अब आइए, अब नेक्स्ट, अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे रियल टाइम प्रोसेसिंग। मतलब सीधा सा बात है ट्रांजैक्शन हुआ, मतलब सीधा सा बात है ट्रांजैक्शन हुआ, रिकॉर्ड भी उसी वक्त हो गया बेटा, और प्रोसेस भी उसी वक्त हो गया। मतलब हमने जूता खरीदा, रिकॉर्ड हो गया उसके सॉफ्टवेयर में, उसके सिस्टम में रिकॉर्ड हो गया, उसी वक्त प्रोसेस भी हो गया, उसी वक्त मतलब कि प्रोसेस भी हो गया, कोई टाइम का इंतजार नहीं। इसको बोलते हैं रियल टाइम प्रोसेसिंग। इसको क्या बोलते हैं? रियल टाइम प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग इन्वॉल्व्स द इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ ईच ट्रांजैक्शन एज इट हैपेंस विदाउट एनी डिले। एग्जांपल देता हूं, यूट्यूब लाइव लिया मैंने और तुम्हारे क्वेश्चन आए और तुम्हारा क्वेश्चन का मैंने तुरंत जवाब दे दिया, जैसे ही आए मैंने तुरंत जवाब दे दिया, उसको मैं क्या बोलूंगा? रियल टाइम प्रोसेसिंग। लेकिन मैं अगर इंतजार करता 1 घंटा 2 घंटा, एक बैच में अगर आंसर देता, तो उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं क्या बोलूंगा? बैच प्रोसेसिंग। सीधा सा बात है, अगर मैं यूट्यूब में Q&A रखूं, Q&A को मैं क्या बोलूंगा? बैच प्रोसेसिंग। यानी एक बैच में मैं आंसर दे दूंगा सबको। इंतजार करता हूं, सबके क्वेश्चंस का इंतजार करता हूं, सारा क्वेश्चन का लिस्ट आ गया, एक बार में आंसर दे दूंगा सबको। उसको मैं क्या बोलूंगा? उसको मैं बोलूंगा बेटा बैच प्रोसेसिंग। रियल टाइम प्रोसेसिंग किसको बोलूंगा? यूट्यूब में अचानक से आप क्वेश्चन पूछे, अचानक से मैंने आंसर दिया, आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछते जा रहे वैसे वैसे मैंने आंसर दिया, उसको मैं क्या बोलूंगा? रियल टाइम प्रोसेसिंग। क्या बोलूंगा? रियल टाइम प्रोसेसिंग। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है रियल टाइम प्रोसेसिंग इज एसेंशियल फॉर एप्लीकेशन वेयर इमीडिएट फीडबैक इज मतलब कि पाइवटल इंपॉर्टेंट। जहां पे इमीडिएट फीडबैक जरूरी है वहां पे रियल टाइम प्रोसेसिंग होना भी जरूरी है। जैसे कि टीचिंग इंडस्ट्री में, टीचिंग इंडस्ट्री में ऐसा है ना, इमीडिएट फीडबैक जरूरी है। आपने कुछ क्वेश्चन पूछा तो टीचर को तुरंत के तुरंत जवाब देना पड़ता है। उन सारे इंडस्ट्रीज के लिए रियल टाइम प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, जहां पे इमीडिएट फीडबैक का नीड है वहां पे रियल टाइम प्रोसेसिंग होना चाहिए। जैसे कि अमेजन से जब आप ऑर्डर करते हो ना बेटा, अमेजन से जब आप ऑर्डर करते हो ना, ऑर्डर संग संग प्लेस हो जाता है, क्योंकि वो रियल टाइम प्रोसेसिंग पे काम करता है, रियल टाइम प्रोसेसिंग पे काम करता है। क्लियर है? जैसे ई कॉमर्स, जैसे बैंकिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम में आप लोगों को इमीडिएट फीडबैक का रिक्वायरमेंट पड़ता है, तो वो क्या है? रियल टाइम प्रोसेसिंग। तो आप लोगों ने समझ लिया होगा टीपीएस का 2 टाइप्स क्या है सर? एक है बैच प्रोसेसिंग, जो कि बैच में प्रोसेस किया जाता है। एक बैच में सारा का सारा ट्रांजैक्शंस को जब आप प्रोसेस करते हो, प्रोसेसिंग करते हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बैच प्रोसेसिंग। और रियल टाइम प्रोसेसिंग मतलब ट्रांजैक्शंस हुआ, उसको रिकॉर्ड भी अभी कर लिया, उसको प्रोसेसिंग भी अभी कर लिया मैंने। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं फीचर्स ऑफ ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। फीचर्स ऑफ टीपीएस पढ़ने वाले हैं। फीचर्स ऑफ टीपीएस सर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीपीएस। आइए, सबसे पहला फीचर है स्पीड। सबसे पहला फीचर है क्या? स्पीड। सो टीपीएस प्रोसेस ट्रांजैक्शंस वेरी क्विकली। टीपीएस जो है ना वो बहुत जल्दी ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस करता है।
टीपीएस के हेल्प से वो जो ट्रांजेक्शन्स है ना वो बहुत जल्दी प्रोसेसिंग होता है उसका। सो टीपीएस प्रोसेस ट्रांजेक्शंस वेरी क्विकली ऑफन इन रियल टाइम, सो यू डोंट हैव टू वेट लॉन्ग। आपको ज़्यादा देर तक वक्त वेट नहीं करना पड़ेगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। जैसे आप अमेजन से ऑर्डर करते हो और अमेजन में तुरंत के तुरंत ऑर्डर एक्सेप्ट हो जाता है। ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये किस लिए हो रहा है, ये टीपीएस की वजह से हो रहा है, ये ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम की वजह से हो रहा है, ये स्पीड है। इसके बाद एक्यूरेसी भी है, सारा का सारा डेटा जो है एक्यूरेट रहता है, एरर वेरर नहीं होता है वहां पे, ठीक है। इट इंश्योर्स दैट एवरी ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड करेक्टली। ये सिस्टम जो है ये इंश्योर करता है कि सारा का सारा जो डेटा है वो करेक्टली रिकॉर्ड हो जहां पे एरर वेरर ना हो, ठीक है। इसके बाद रिलायबिलिटी, ये रिलायबल भी है, यहाँ पे आप डेटा वेटा नहीं खो सकते, यहाँ पे आप कंसिस्टेंटली काम कर सकते हो। टीपीएस डिजाइन टू वर्क कंसिस्टेंटली विदाउट क्रैशिंग और लूजिंग डेटा, यहाँ पे आप डेटा को लूज नहीं करते हो, इवन इफ मेनी ट्रांजेक्शन आर हैपनिंग एट द सेम टाइम। आपके बिजनेस में हजारों ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो रहे हो, 1 लाख ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, 10 लाख ट्रांजेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, कोई मैटर नहीं करता, ये रिलायबल है, इस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो। कोई भी डेटा, कोई भी इंफॉर्मेशन खोएगा नहीं, सारा का सारा डेटा एकदम बराबर तरीके से रिकॉर्ड होगा, सारा का सारा डेटा जो है एकदम बराबर तरीके से आपके सिस्टम में रिकॉर्ड होगा। आप अगर एक बिजनेसमैन हो, आप अगर डरते हो कि हजारों ट्रांजेक्शन एक साथ अगर होने लगे फिर क्या होगा, कुछ नहीं होगा, सब एकदम बराबर तरीके से रिकॉर्ड होगा, कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी, भाई ये सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करता है, ये एकदम सेफ है, ये जो सिस्टम है ना ये एकदम क्या है, सेफ है, ये कंसिस्टेंट भी है, ऐसा नहीं है कि एक घंटा चालू रहा है, 1 घंटा बंद रहा है, ये कंसिस्टेंट भी है, कंसिस्टेंटली काम करता है। दिस सिस्टम मेक्स श्योर दैट ऑल रिलेटेड पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शंस आर कंप्लीटली करेक्टेड, देयर इज नो कंफ्यूजन। इसके बाद बैकअप और रिकवरी भी देता है। मान लो कि कभी डेटा लॉस्ट हो गया आपका, मान लो कभी डेटा आपका खो गया, तो ये क्लाउड पे सेव्ड रहता है बेटा, ये क्लाउड पे सेव्ड रहता है, ये आपको बैकअप भी देता है, ये आपको रिकवरी भी देता है। टीपीएस कैन रिकवर क्विकली फ्रॉम इश्यूज लाइक पावर फेलियर्स और सिस्टम क्रैशेस। अगर सिस्टम क्रैश हो गया तो रिकवर भी बहुत जल्दी हो जाता है टीपीएस। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम का यही एक खासियत है कि वो रिकवर भी बहुत जल्दी हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे एनालिटिकल प्रोसेसिंग कंसेप्ट, ओलाप के बारे में पढ़ेंगे। ओलाप मतलब सर ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये क्या है समझाता हूं, रुको। ओलाप क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग इज ए पावरफुल टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। आप अगर डेटा एनालिसिस करना चाहते हो, आपके ऑर्गेनाइजेशन में लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाज है, बहुत सारे इंफॉर्मेशंस है, उन लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाज को आप पूरा एनालाइज करना चाहते हो, कुछ उसमें से निकालना चाहते हो, कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपका काम का है वो निकालना चाहते हो, तो आपका हेल्प करता है ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। ओलाप आपका हेल्प करता है। ओलाप एक ऐसा पावरफुल टेक्नोलॉजी है जो डेटा एनालिसिस के काम आता है, जिसके मदद से आप डेटा एनालाइज कर सकते हो। आपके जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाज रहते हैं उसको प्रॉपर तरीके से एनालाइज कर सकते हो आप। ओलाप इज अ पावरफुल टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर द कॉम्प्लेक्स डेटा एनालिसिस। इट अलाउज यूजर टू इंटरैक्टिवली एक्सप्लोर एंड एनालाइज डेटा वॉल्यूम्स फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव। मान लीजिए आपके पास बहुत सारे ब्रांड है, आपके पास बहुत सारे कंपनीज है, बहुत सारे ब्रांड है, सारे कंपनीज के डेटास को वो एनालाइज कर सकता है, सारे कंपनीज के वो डेटास को एनालाइज कर सकता है। ओलाप में इतना पावर है, ओलाप क्या है? ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है। यहां पे क्या लिखा हुआ है? एनालाइज लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स। आपके पास कितने भी कंपनीज हो, कितने भी सिस्टम्स हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे कंपनी सारे सिस्टम को वो एनालाइज कर सकता है, डेटा देख सकता है। ओलाप सिस्टम आर बिल्ट ऑन ए मल्टी डायमेंशनल डेटाबेस स्ट्रक्चर विथ ऑर्गेनाइजेस डेटा इनटू क्यूब्स, एनेबलिंग यूजर्स टू ड्रिल डाउन इनटू डिटेल डेटा एंड रोल अप द एग्रीगेटेड व्यूज, ठीक है। तो यहाँ पे जो डेटा है ना वो ऑर्गेनाइज एक क्यूब में होता है, हर एक क्यूब में एक एक इंफॉर्मेशन, एक मतलब कि डेटा करके रहता है, सिंपल सा बात है, और वो इजीली एनालाइज कर सकते हैं, ओलाप के बारे में जस्ट एक इंट्रोडक्शन पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। और टाइप्स का बस नाम पढ़ लीजिएगा, टाइप्स का नाम और फुल फॉर्म पढ़ लीजिएगा। सर ये टाइप्स क्या क्या है? सर टाइप्स ऑफ ओलाप, अगर टाइप्स या टेक्निक्स पूछ ले तो याद रखिएगा सर, टेक्निक्स ऑफ ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग है, एक मोलाप, एक रोलाप,
एक होलाप। मोलाप मतलब, मोलाप मतलब है मल्टी, मोलाप मतलब क्या है सर? मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये क्या है? मोलाप। रोलाप क्या है? रोलाप है सर मतलब कि रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, और होलाप क्या है? हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग। अगर आपको टाइप्स पूछे तो बस नाम लिखने का है, नाम लिखने का, और कुछ नहीं लिखने का है, ठीक है, नाम लिखने का है सिर्फ, ठीक है। तो देखिए आईटी में ना इतना डिटेल में नहीं पढ़ना पड़ता, तुम घुस घुस के पढ़ने लगोगे वो नहीं होगा, ठीक है। सिंपल सा बात है, आपको क्या पूछेगा? आपको ओलाप का मतलब पूछेगा, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग क्या होता है, 2 मार्क्स का एक्सप्लेन कर देना, और नीचे में लिख देना टेक्निक्स ऑफ ओलाप आर। ये बताओ टाइप्स क्या क्या है सर? टाइप्स में आता है मोलाप, रोलाप और होलाप। मोलाप मतलब मल्टी डायमेंशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, रोलाप मतलब रिलेशनल ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ठीक है, ये क्या है? रोलाप। और फिर थर्ड क्या आता है? हाइब्रिड ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, ये क्या है? होलाप। ओलाप का 3 टाइप, मोलाप, होलाप, रोलाप, याद रखना कैसा कैसा नाम है। अब देखिए, अब जो हम लोग पढ़े अभी, अब जो हम लोग पढ़े ऑनलाइन एनालिटिकल ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स और ओलाप जो पढ़े, इनका ना डिफरेंस पढ़ेंगे। ये जो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम पढ़े और ये जो ओलाप पढ़े, इन दोनों का डिफरेंस क्या है? इन दोनों का डिफरेंस क्या है? तो सिंपल सा बात है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम्स जो है, यहाँ पे इसका पर्पस पढ़िए सबसे पहले। इट इज अ सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम ट्रांजैक्शनल डेटा। तो ये ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम से आप क्या कर सकते हो? लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को रियल टाइम में आप प्रोसेस कर सकते हो। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटास को आप रियल टाइम में प्रोसेस कर सकते हो ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग में। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे एनालाइज करते हैं, यहाँ पे डेटा एनालाइज करते हैं। ओलाप में डेटा को एनालाइज करते हैं, लेकिन ओएलटीपी में क्या करते हैं? ओएलटीपी में हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या करते हैं? यहाँ पे डेटा को प्रोसेस करते हैं, रियल टाइम ट्रांजेक्शन्स को प्रोसेस करते हैं। इट इज अ सिस्टम फॉर प्रोसेसिंग लार्ज वॉल्यूम ऑफ रियल टाइम ट्रांजेक्शन डेटा। इसको, इसमें हम लोग डेटा को प्रोसेस करते हैं, इसमें हम लोग डेटा को एनालाइज करते हैं, सीधा सा बात है। क्लियर है? इसके बाद OLTP, इट इज यूज्ड फॉर एडिंग, डिलीटिंग और अपडेटिंग डेटाबेसेस। OLTP किस लिए यूज किया जाता है? ऐड करने के लिए, या डिलीट करने के लिए, या तो अपडेट करने के लिए। डेटा को आप ऐड करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, अपडेट करना चाहते हो, तब OLTP का आपका यूज पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे इट इज यूज्ड टू मेक बिजनेस डिसीजंस। अपने बिजनेस का डिसीजन बनाने के लिए आपको पूरा का पूरा डेटा को एनालाइज करना पड़ता है, वही काम करता है OLAP, वही काम करता है OLAP, ऑनलाइन एनालिटिकल प्रोसेसिंग, वही काम करता है। यहाँ पे क्या होता है? लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को आप प्रॉपर तरीके से एनालाइज करते हो। यहाँ पे क्या करते हो? जस्ट आप डेटा को ऐड कर रहे हो, डिलीट कर रहे हो या अपडेट कर रहे हो रियल टाइम में, ठीक है, टू कीप यू अपडेटेड। फोकस, अब थर्ड पॉइंट है फोकस। दिस सिस्टम इज मोर फोकस्ड ऑन ट्रांजैक्शनल डेटा मेंटेनेंस एंड लेस ऑन डेटा एनालिसिस है। यहाँ पे भाई डेटा एनालिसिस नहीं होता, यहाँ पे डेटा एनालिसिस नहीं होता, यानी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में डेटा एनालिसिस नहीं होता। यहाँ पे डेटा मेंटेनेंस होता है, डेटा को मेंटेन किया जाता है डे टू डे, और यहाँ पे डेटा को एनालाइज किया जाता है। दिस सिस्टम इज फोकस्ड ऑन डेटा एनालिसिस एंड नॉट ऑन मेंटेनिंग डे टू डे मतलब कि ट्रांजैक्शंस, ठीक है। अब पढ़ते हैं डेटा सोर्स। सो डेटा सोर्स क्या है? OLTP सोर्सेस डेटा फ्रॉम ट्रेडिशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो OLTP जो है ना, वो ट्रेडिशनल डेटाबेस से सोर्स करता है डेटा को। एंड OLAP हैज मल्टीपल डेटा सोर्स विच इंक्लूड रियल टाइम एंड हिस्टोरिकल डेटाबेसेस। OLAP जो है ना, OLAP के पास पुराना डेटा भी रहता है। OLAP में ऐसा होता है ना, ओलाप में ऐसा होता है कि पुराना डेटा भी आपके पास है, नया भी डेटा है, पूरा प्रॉपर तरीके से एनालाइज करने के लिए पूरा सारा डेटा आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे तो आप लोगों का सिर्फ रियल टाइम डेटा है, सिर्फ रियल टाइम डेटा है। इसके बाद इसका डेटा टाइप, द डेटा कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ शॉर्ट ट्रांजेक्शंस। तो ये जो ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम है ना, यहाँ पे छोटा ट्रांजेक्शन होता है। लार्ज नंबर ऑफ छोटा ट्रांजेक्शंस आर ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम। लेकिन यहाँ पे जो है लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज, यहाँ पे लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटाज रहते हैं OLAP में,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं प्रोसेसिंग टाइम। वेरी लो प्रोसेसिंग टाइम। टीपीएस में ना बहुत कम प्रोसेसिंग टाइम लगता है, कुछ भी नहीं भाई, टाइम वाइम नहीं लगेगा, आराम से एग्जैक्टली इमीडिएटली रियल टाइम में ही रिकॉर्ड हो जाएगा, रियल टाइम में ही रिकॉर्ड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ना बहुत लगता है, कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है, कभी कभी कम भी लगता है प्रोसेसिंग टाइम। कभी कभी ज्यादा भी लग जाता है प्रोसेसिंग टाइम, कभी कभी कम भी लगता है, डिपेंडिंग ऑन द क्वेरी। ठीक है भाई, फ्यू सेकंड्स में भी हो सकता है और आवर्स में भी हो सकता है, क्वेरी के ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा डेटा मांगा है, कौन सा डेटा का आपका एनालाइज करना है। एनालाइज अगर आपको कोई हाईफाई डेटा का करना है तो आपको भाई आवर्स लग जाएंगे, घंटों लग जाएंगे। लेकिन एनालाइज आपको अगर कोई एकदम छोटा मोटा का करना है तो आपको कुछ सेकंड में ही काम हो जाएगा, सिंपल सा बात है। क्वेरी, क्वेरी किस रिलेटेड रहता है? क्वेरी ये टीपीएस में रहता है रिलेटेड टू द एडिंग, डिलीटिंग और अपडेटिंग डेटा। सर टीपीएस में क्या होता है मेनली? या तो आप डेटा को ऐड करते हो, या तो डिलीट करते हो, या तो अपडेट करते हो। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हम डेटा एनालाइज करते हैं। क्लियर है? इतना पढ़ लीजिएगा, डिफरेंस हो जाएगा, डिफरेंस में इतना पढ़ लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ेंगे डेटा माइनिंग। डेटा माइनिंग मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आपके पास है, उन डेटा में से अपने काम का डेटा को खोजना। सिंपल सा बात है। डेटा माइनिंग मतलब क्या? डेटा माइनिंग मतलब क्या? लिखिएगा, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा में से अपने काम का डेटा को ढूंढना, इसको बोलते हैं हम लोग डेटा माइनिंग। काम का डेटा ढूंढना। ठीक है, सो डेटा माइनिंग किसको बोलते हैं? सर आपके पास बहुत सारे डेटास अवेलेबल है, लेकिन आपको कोई एक ही या कोई दो ही डेटा चाहिए होगा अभी के अभी, इमीडिएट बेसिस पर। उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं डेटा माइनिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा माइनिंग। तो डेटा माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ सॉर्टिंग थ्रू लार्ज डेटा सेट्स टू आइडेंटिफाई पैटर्न्स एंड रिलेशनशिप दैट कैन हेल्प सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम। वो डेटा को खोजना जो डेटा हमारे बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। डेटा माइनिंग मतलब वो एक ऐसा डेटा को खोजना जो डेटा, जो इंफॉर्मेशन हमारा बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। डेटा माइनिंग टेक्निक्स एंड टूल्स हेल्प एंटरप्राइज टू प्रेडिक्ट फ्यूचर ट्रेंड्स एंड मेक मोर इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजंस। तो डेटा माइनिंग मतलब आपके पास जो डेटा का महासागर है, इतना सारा जो इंफॉर्मेशन है, उसमें आप अपने काम का इंफॉर्मेशन खोजना, जिससे आप बिजनेस का डिसीजन ले सको। जिससे आप क्या ले सको सर? बिजनेस का डिसीजन। क्लियर है? आ जाओ आगे। ये भी 2-2 मार्क्स का ही आएगा, ये सब 2-2 मार्क्स का ही आएगा। इसके बाद बात करते हैं टेक्स्ट माइनिंग। अब टेक्स्ट को खोजना, बहुत सारा टेक्स्ट आपके पास है, आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है, उसमें से अपने काम का टेक्स्ट को खोजना। जैसे व्हाट्सएप में आपके पास बहुत सारा चैट्स रहता है। आप अपने बाबू का चैट खोजते हो ना कि मेरा बाबू का चैट कहाँ है, वो वर्ड कहाँ है, वो 3 शब्द कहाँ है जब मेरे बाबू ने मेरे को बोली थी, वो खोज खोज के पढ़ते हो ना आप सर्च का आइकन से। उसको बोलते हैं टेक्स्ट माइनिंग। जब आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारा टेक्स्ट है, उसमें से आप कुछ चुनिंदा टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, उसको क्या बोलते हैं? टेक्स्ट माइनिंग। ठीक है, सो टेक्स्ट माइनिंग देखिए, टेक्स्ट माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा टू एक्सट्रैक्ट यूजफुल इंफॉर्मेशन, पैटर्न्स और इनसाइट। मतलब बहुत सारे हमारे पास टेक्स्ट है, उसमें से मैं वो टेक्स्ट को खोज लाया जो टेक्स्ट हमारे काम का है, वो टेक्स्ट को खोज लाया जो टेक्स्ट हमारे इंफॉर्मेशन, जो हमारे काम का है। जैसे कि ईमेल्स हो गया, जैसे सोशल मीडिया पोस्ट हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया, स्ट्रक्चर डेटा हो गया, कैन बी एनालाइज्ड। ठीक है, हमने मान लो फेसबुक में हजारों पोस्ट किए हैं, अब हमको एक पोस्ट देखना है, अब हमको एक पोस्ट का टेक्स्ट देखना है, तो उसके लिए हमने फेसबुक को पूरा तराश डाला, खोज डाला, उसको क्या बोलते हैं सर? टेक्स्ट माइनिंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेक्स्ट माइनिंग। यानी आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ टेक्स्ट है बेटा, उसमें से अपने मन पसंदीदा टेक्स्ट को खोजना। ठीक है, चलो आगे चलो, आगे पढ़ते हैं। रेस्ट ले लो थोड़ा सा, 1 मिनट रेस्ट ले लो, रेस्ट ले लो थोड़ा सा, 1 मिनट। आज ये चैप्टर को खत्म करेंगे बाबा, आज ना हम लोग ये चैप्टर को खत्म करेंगे, बहुत ज्यादा दे रहा है।
व्हाट्सएप में ना भाई भर भर के आ जाते हैं, भर भर के टेक्स्ट आते हैं व्हाट्सएप में। चलो आ जाओ, वेब माइनिंग पढ़ते हैं, वेब माइनिंग। ठीक है, वेब माइनिंग पढ़ते हैं। वेब माइनिंग क्या है? वेब माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स फ्रॉम डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेब। मतलब सुनो, इंटरनेट से जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया था, इंटरनेट से या कोई वेबसाइट से जो भी डेटा मैंने कलेक्ट किया था, उन सारे डेटास में से यूजफुल डेटा को कलेक्ट करना, यूजफुल डेटा को खोजना, उसको बोलते हैं वेब माइनिंग। मतलब मैंने ये बहुत सारे वेबसाइट सर्च किया था, बहुत सारे वेबसाइट्स के कंटेंट सर्च किए थे, आज तक मैंने हजारों वेबसाइट सर्च किए थे। ठीक है, उनमें से मेरे को एक वेबसाइट का कोई एक कंटेंट से मतलब है, इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? वेब माइनिंग करना पड़ेगा। इससे मेरे को क्या करना पड़ेगा बेटा? वेब माइनिंग करना पड़ेगा, वेब माइनिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो वेब माइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन एंड पैटर्न्स फ्रॉम डेटा कलेक्टेड फ्रॉम द वेब। वेब से आज तक मैंने जितना डेटा कलेक्ट किया है, सारे इंफॉर्मेशन मेरे पास है ऑलरेडी, उसमें से मैं माइनिंग करूंगा कि कौन सा डेटा मेरे को एनालाइज करना है। दिस इंक्लूड एनालिसिस ऑफ द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट, यूजर बिहेवियर एंड द स्ट्रक्चर ऑफ लिंक बिटवीन पेजेस। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, वेब माइनिंग कैन हेल्प बिजनेसेस अंडरस्टैंड हाउ यूजर्स नेविगेट द वेबसाइट, व्हाट कंटेंट इज मोर पॉपुलर, हाउ डिफरेंट वेब पेज आर कनेक्टेड, किस तरीके से डिफरेंट वेब पेज एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, वेबसाइट्स का क्या रोल है, वेबसाइट्स का क्या स्ट्रक्चर रहता है, सब कुछ हम लोग को एनालाइज करना है। हम लोग आज तक जितना भी वेबसाइट्स घाटे हुए हैं, उनमें से हम लोग को अगर कोई भी वेबसाइट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, देखना है, उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है बेटा? वेब माइनिंग। सर डेटा माइनिंग मतलब डेटा खोज के लाना, बहुत सारे जो इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है उन डेटास में से मेरा काम का डेटा। सर टेक्स्ट माइनिंग मतलब बहुत सारे जो टेक्स्ट पड़ा हुआ है उनमें से मेरा काम का टेक्स्ट है। वेब माइनिंग मतलब जितने भी वेबसाइट्स मैंने घाटे हैं अभी तक, उनमें से मेरा मतलब कि मेरे को अभी कौन सा वेबसाइट्स का एनालाइज करना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेब माइनिंग, वेब माइनिंग। इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इंफॉर्मेशन यहाँ पे रॉन्ग लिखा हुआ है, ये मैं करवा दूंगा। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ना यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया बेटा, प्रिंटिंग मिस्टेक, समझते हो प्रिंटिंग मिस्टेक? जी बिल्कुल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम करवा देंगे, बाद में करवा देंगे, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है भाई, टेंशन मत लो। आ जाओ, इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई जानते हो एआई क्या होता है? एआई इज मोर पावरफुल देन ह्यूमंस। आजकल के जमाने में ही एआई मोर पावरफुल हो चुका है। ह्यूमंस को इतना आंसर याद नहीं होता जितना चैट जीपीटी को याद होता है आजकल। सोचो कितना पावरफुल हो चुका है एआई। कुछ भी क्वेश्चन पूछो वो आंसर दे देता है, कुछ भी क्वेश्चन पूछो कि मुझसे शादी करोगी, वो इसका भी आंसर दे देगी। तो एआई जो है, एआई मोस्ट पावरफुल है, बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एआई। एआई का मतलब समझते हो? एआई का मतलब चैट जीपीटी। कभी चैट जीपीटी यूज कियो, चैट जीपीटी या गूगल कभी यूज कियो? ये सब एआई ही तो है, ये तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही तो है। कुछ भी पूछते हो आंसर मिल जाता है तुमको। ह्यूमन से आंसर नहीं मिलता, इंसान आंसर नहीं दे पाता, लेकिन एआई आंसर दे देता है। कैसे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये सब चीज। ठीक है, इसका इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। सबसे पहले ऑटोमोशन। AI can automate repetitive tasks, freeing up time for people to focus on more creative and complex work. तो जो रिपीटेटिव टास्क है, जिस टास्क को बार बार रिपीट करना पड़ता है, वो काम तो AI ही कर लेगा। जिस काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है बेटा, वो काम खुद AI कर लेगा। वो काम करने के लिए आपको इंसान की कोई जरूरत नहीं है आजकल की दुनिया में। AI क्या कर सकता है? AI रिपीटेटिव टास्क को कंप्लीट कर सकता है। जो काम को बार बार रिपीट करना पड़ता है, वो काम आजकल खुद एआई कर लेता है, और वो कुछ सेकंड में, कुछ सेकंड्स में कर सकता है। अब आदमी लोगों को ना ज्यादा क्रिएटिव और ज्यादा कॉम्प्लेक्स काम पे फोकस करना चाहिए, बिकॉज वो रिपीटेटिव जॉब्स जो है वो तो एआई कर लेगा। जितना भी 9 to 5 वाला जॉब है ना, उन लोगों का करियर खतरा में है। उन लोगों का जो काम है वो सारा काम एआई कर लेगा आजकल। क्लियर है? इसके बाद डिसीजन मेकिंग। एआई क्या कर सकते हैं? एआई बहुत बड़ा डिसीजन ले सकता है। एआई के पास इतना कैपेबिलिटी है कि वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा को क्विकली एनालाइज कर सकता है। जैसे चैट जीपीटी देख लो, चैट जीपीटी को कोई भी डेटा देख दो 1 सेकंड में रिस्पॉन्स दे देता है। चैट जीपीटी कभी यूज किया? चैट जीपीटी सॉफ्टवेयर
कोई भी क्वेश्चन पूछ लो 1 सेकंड में आंसर देता है, 1 सेकंड में। तो एआई कैन एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा क्विकली, हेल्पिंग बिजनेसेस एंड ऑर्गेनाइजेशन मेक्स बेटर एंड फास्टर डिसीजंस। एक ऑर्गेनाइजेशन एक बिजनेसमैन को बहुत ही ज़्यादा बेटर और फास्टर डिसीजन देता है। सिंपल सा बात है, अगर आप कोई भी डेटा को एंटर करते हो एआई में, तो एआई उसका जो रिस्पॉन्स है वो क्विकली देता है। सो एआई के पास भैया डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी है। एआई के पास क्या है? डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी है। इसके बाद सर एआई आपका मतलब कि पर्सनलाइज्ड है। मतलब एआई अलाउज फॉर हाईली पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस्ड है। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हो, आप स्ट्रीमिंग सर्विसेज देना चाहते हो, अपना पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस के साथ आप एआई का यूज़ कर सकते हो। एआई का यूज़ आप किसी भी बिजनेस के लिए कर सकते हो। ठीक है, एआई ऐसा नहीं है कि एआई सिर्फ एक ही बिजनेस के लिए है। आप कोई सा भी बिजनेस कर रहे हो उसमें आप एआई डेवलप कर सकते हो, आप किसी का भी यूज़ कर सकते हो। इनोवेशन, एआई के थ्रू आप बहुत नए नए टेक्नोलॉजीज और सॉल्यूशंस ला सकते हो। एआई क्या करती है? एआई इनोवेशन लेके आती है। एआई मार्केट में कुछ नया लेके आती है। एआई की वजह से मार्केट में कुछ बदलाव आता है। एआई ड्राइव्स इनोवेशन बाय इनेबलिंग न्यू टेक्नोलॉजीज एंड सॉल्यूशंस। मतलब कि नया नया टेक्नोलॉजी और नया नया सॉल्यूशंस को कौन लाता है? सर एआई लाता है। फ्रॉम सेल्फ ड्राइविंग कार्स टू एडवांस मेडिकल डायग्नोसिस इट ओपन्स। अब देखो बहुत सारा कार ऐसा है ना, वो ऑटोमेटेड कार है। ऑटोमेटेड कार अपने आप चलती है, अपने आप चलती है भाई, उसको मतलब कि चलानी नहीं पड़ती है। वो कैसे चलती है? एआई से चलती है, एआई से चलती है। सिंपल से बात है। आजकल बहुत सारा जो काम है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में, एजुकेशन इंडस्ट्री में, इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन में, वो सारा काम एआई कर रही है, खुद ब खुद कर रही है। ह्यूमंस की कोई नीड ही नहीं पड़ रही है। रिपीटेटिव टास्क बोल लो या कुछ एक्सपर्ट वाला सर्विस बोल लो, वो सारा काम खुद ही एआई कर रही है आजकल। इसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी एआई आजकल मदद करता है। बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी एआई इजीली सॉल्व कर देता है। एआई कैन टैकल कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट आर डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू सॉल्व, सच एज क्लाइमेट मॉडलिंग, ड्रग्स डिस्कवरी एंड डिजास्टर रिस्पॉन्स। तो बहुत सारा जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है उसको भी एआई आजकल सॉल्व कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इस तरीके से पावर है कि क्लाइमेट मॉडलिंग कर सकता है, ड्रग डिस्कवरी कर सकता है, कितने ड्रग्स है, क्या ड्रग्स है, और डिजास्टर रिस्पॉन्स, मतलब डिजास्टर अगर आने वाला है तो उसका भी पूरा प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड दे सकता है। एआई में प्रॉब्लम सॉल्विंग का भी कैपेबिलिटी है। इसके बाद एक्सेसिबिलिटी, एआई कैन मेक टेक्नोलॉजी मोर एक्सेसिबल विद पीपल। मतलब एआई है तो पीपल है। आजकल लोगों का काम आसान बन रहा है तो लोगों को भी यूज़ करने में मज़ा आ रहा है, लोग एक्सेस कर पा रहे हैं, लोग सब कुछ कर पा रहे हैं। अब देखो आजकल ना गूगल में लोग टाइप नहीं करते हैं, आजकल लोग बोल देते हैं और एआई खुद ही वो टाइप कर देता है। आजकल लोग क्या करते हैं? स्पीच देते हैं, ओके गूगल, ओके एलेक्सा, ऐसे ऐसे करते हैं। ठीक है, आजकल एक फोटो अगर दोगे तो एआई खुद ही एडिट कर देगा, आपको एडिट नहीं करना पड़ेगा। फेसबुक या व्हाट्सएप में एक फोटो अगर छोड़ोगे आप, एआई खुद एडिट कर देगा। आजकल एआई खुद रिकॉग्नाइज कर लेगा आपका इमेज। ठीक है, ये जो मेरा फोन में स्क्रीन लॉक लगा हुआ है, ये जो मेरा फोन में स्क्रीन लॉक लगा हुआ है और मेरे मुखरा देख के ही खुल जाता है मेरा फोन, ये कौन कर रहा है? ये एआई कर रहा है। एआई की वजह से हो रहा है ये सब चीज। ठीक है, एक्सेसिबिलिटी भी एआई ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, चलिए इवोल्यूशन ऑफ एआई, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट होगा तो मैराथन में कवर करा देंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पढ़ना है। आइए अब पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग क्या होता है? डेटा हैंडलिंग मतलब डेटा को प्रॉपर तरीके से ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना और डेटा को इफेक्टिवली यूज करना। बेटा डेटा हैंडलिंग इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग डेटा इफेक्टिवली। एक डेटा को प्रॉपर तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मैनेज कर रहे हो और उस डेटा को इफेक्टिवली यूज कर रहे हो, संभाल के यूज कर रहे हो, तो उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। उसे क्या बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग। बहुत सारे इंफॉर्मेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, बहुत सारे इंफॉर्मेशन है आपके ऑर्गेनाइजेशन में। मतलब उस इंफॉर्मेशन को आप ऑर्गेनाइज कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को आप मैनेज कर रहे हो, उस इंफॉर्मेशन को आप इफेक्टिवली यूज कर रहे हो। उस प्रोसेस को, उस पूरा का पूरा पद्धति को क्या बोलेंगे सर? उस पूरा का पूरा पद्धति को बोलेंगे डेटा हैंडलिंग। क्या बोलेंगे सर? डेटा हैंडलिंग। यहां पे लिखा हुआ है थिंक ऑफ इट एज सॉर्टिंग थ्रू ए ह्यूज पाइल ऑफ इंफॉर्मेशन टू मेक इट यूजफुल। This includes task like मतलब कि collecting data from मतलब कि different source। So data handling कैसे किया जाता है? सुनो, सबसे पहले आप different sources से डेटा को भैया कलेक्ट करते हो।
इसके बाद उसमें से सारा एरर्स को हटाते हो, जितना भी एरर्स है ना, जितना भी वायरस है, जितना भी एरर्स है, उसमें हटाते हो, उसको सॉर्ट करते हो, उसको उसमें से चुनते हो कि आपका काम का डेटा कौन सा है, उसको आप एक्सेस करते हो, उसको आप एनालाइज करते हो, उसको बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। सर डेटा हैंडलिंग मतलब सबसे पहले आपने डेटा को कलेक्ट किया, उसमें से वायरस को रिमूव किया, जितना भी वायरस है, उसके बाद वो डेटा को शॉर्ट किया। शॉर्ट करना मतलब सर इसमें से बहुत सारा डेटा जो ऐसा रहेगा जो हमारे काम का नहीं रहेगा, उसको हटाओ, अपने काम का डेटा को रखेंगे, मैनेज करेंगे, एक्सेस करेंगे, बात खत्म। इसको क्या बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग। ये प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग मतलब ऑर्गेनाइजिंग, मैनेजिंग एंड यूजिंग डेटा इफेक्टिवली। अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करना, मैनेज करना और उसको पूरा प्रॉपर तरीके से इफेक्टिवली यूज करना, इस पूरा प्रोसेस को बेटा क्या बोलते हैं? इस पूरा प्रोसेस को बोलते हैं डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में क्या होता है? डेटा हैंडलिंग में आप डिफरेंट सोर्सेस से डेटा को कलेक्ट करते हो, उसके बाद उसको क्लीन करते हो, क्लीन करने के बाद उसको स्टोर करते हो। क्लियर है? ये पूरा प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डेटा हैंडलिंग। इतना ही लिखिएगा, जितना जितना पढ़ा रहे हैं उतना उतना लिखिएगा। अब देखिए, अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बिजनेस डेटा हैंडलिंग थ्रू यूज केसेस। मतलब डिफरेंट बिजनेस किस तरीके से डेटा को हैंडल करता है। डिफरेंट बिजनेस जैसे कि हेल्थ केयर इंडस्ट्री, एजुकेशन इंडस्ट्री, बिजनेस ऑपरेशन किस तरीके से अपना डेटा को हैंडल करता है। किस तरीके से बिजनेस, किस तरीके से हेल्थ केयर इंडस्ट्री, किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर वाला इंडस्ट्री, किस तरीके से एजुकेशनल इंडस्ट्रीज अपने अपने डेटा को हैंडल करता है, सब चीज अभी हम लोग पढ़ेंगे। आइए, यहाँ पे क्या बोला हुआ है सर? यहाँ पे बोला हुआ है डेटा हैंडलिंग इज क्रूशियल इन वेरियस रियल लाइफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग बिजनेस ऑपरेशंस, हेल्थ केयर, फिनेंस, एजुकेशन। तो डेटा हैंडलिंग जो है ये क्रूशियल है, डेटा हैंडलिंग जो है ये इंपॉर्टेंट है मतलब रियल लाइफ ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि बिजनेस ऑपरेशंस हो गया, हेल्थ केयर हो गया, फिनेंस हो गया, एजुकेशन हो गया। हर एक फील्ड में जो डेटा हैंडलिंग है, डेटा को हैंडल करने की शक्ति है, वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। अगर आप डेटा को हैंडल करना नहीं सीखोगे, अगर आप अपने डेटा को प्रॉपर तरीके से यूज नहीं करोगे बेटा, स्टोर नहीं करोगे, तो आप बर्बाद हो। सबसे पहले पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग इन बिजनेस ऑपरेशन। एक बिजनेसमैन किस तरीके से डेटा हैंडल करता है, ये पढ़ेंगे सबसे पहले। एक बिजनेसमैन किस तरीके से डेटा को हैंडल करता है। तो यहां पे लिखा हुआ है डेटा हैंडलिंग इज एसेंशियल इन बिजनेस ऑपरेशन टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन, सॉल्व प्रॉब्लम एंड अंडरस्टैंड ट्रेंड। तो डेटा हैंडलिंग इसीलिए जरूरी है क्योंकि आप एक प्रॉपर तरीके से डिसीजन बना पाओ, प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ और एक ट्रेंड को समझ पाओ, एक ट्रेंड को समझ पाओ, एक ट्रेंड को समझ पाओ। अगर आप एक बिजनेस कर रहे हो, अगर आप एक बिजनेसमैन हो, तो डेटा हैंडलिंग आप सबके लिए इसीलिए जरूरी है ताकि आप एक फैसला ले पाओ, आप बहुत सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओ और ट्रेंड को समझ पाओ, अंडरस्टैंड ट्रेंड। For instance, a company may collect sales, inventory and customer feedback data to analyze trend and make informed decision about production and marketing strategy. ठीक है? इसके बाद देखिए, हेल्थ केयर के लिए डेटा हैंडलिंग क्यों क्रूशियल है, क्यों इंपॉर्टेंट है। एक हेल्थ केयर के लिए, एक हॉस्पिटल के लिए या एक मेडिकल वाला जगह के लिए डेटा हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। डेटा हैंडलिंग इज क्रूशियल फॉर मतलब कि मॉनिटरिंग एंड इंप्रूविंग पेशेंट हेल्थ आउटकम इन हेल्थ केयर। अगर मान लो कि पेशेंट के हेल्थ के बारे में पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन चाहिए तो डेटा हैंडलिंग तो रखना पड़ेगा, क्योंकि एक हॉस्पिटल में उसके सिस्टम में ही उसके पेशेंट का सारा डेटा रहता है, एक एक करके सारा का सारा इंफॉर्मेशन रहता है। अगर पेशेंट के बारे में पूरा डेटा अप टू डेटेड रहना है बेटा, अगर एक पेशेंट के बारे में पूरा का पूरा डेटा अप टू डेटेड रखना है तो डेटा हैंडलिंग तो करना पड़ेगा। तो डेटा हैंडलिंग इन हेल्थ केयर क्यों जरूरी है, ताकि सबका आप पता लगा पाओ, वो जो पेशेंट का हेल्थ का आउटकम्स है वो पता लगा पाओ आप, कि पेशेंट का हेल्थ कैसा है, उसको शुगर है कि नहीं, उसको क्या क्या है। ठीक है? फॉर इंस्टेंस, हेल्थ केयर प्रोफेशनल मे कलेक्ट डेटा ऑन पेशेंट सिम्टम्स, मेडिकल हिस्ट्री एंड टेस्ट रिजल्ट टू डायग्नोस एंड रेट मेडिकल कंडीशंस। सिंपल से बात है, बहुत सारे जो डॉक्टर्स रहते हैं, बहुत सारे डॉक्टर्स, वो जब आप अस्पताल में भर्ती होंगे ना बेटा, जब आप अस्पताल में भर्ती होते हैं तो बहुत सारा टेस्ट होता है और वो सारे डेटास उनके सॉफ्टवेयर में अपडेटेड रहते हैं। अगर वो सारे डेटा को वो हैंडल नहीं करेंगे ना तो वो पेशेंट मर जाएगा, सीधा सा बात है। क्योंकि एक हॉस्पिटल में बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारे पेशेंट रहते हैं, हर एक पेशेंट का अलग अलग डेटा रहता है।
कि उसको क्या क्या है, उसको क्या क्या सिम्टम्स है, उसको क्या क्या बीमारी है, उसका क्या क्या मेडिकल हिस्ट्री है, उसको क्या क्या मेडिसिन दिया गया है, ये सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इसीलिए डेटा हैंडलिंग हेल्थ केयर इंडस्ट्री में इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डेटा हैंडलिंग इन फाइनेंस। डेटा हैंडलिंग इन व्हाट? फाइनेंस। तो फाइनेंस के फील्ड में डेटा हैंडलिंग क्यों इंपॉर्टेंट है? डेटा हैंडलिंग इज एसेंशियल इन फाइनेंस फॉर मेकिंग इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टमेंट। फाइनेंस के सेक्टर में डेटा हैंडलिंग इसीलिए इंपॉर्टेंट है ताकि आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर पाओ, लेंडिंग सही तरीके से कर पाओ, रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन सही तरीके से ले पाओ। ठीक है? जो लोग फाइनेंस को एनालाइज करते हैं, वो लोग प्रॉपर तरीके से ये देखते रहते हैं, प्रॉपर तरीके से ये डेटा को एनालाइज करते हैं। इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, मार्केट ट्रेंड्स, ये सब चीज को देखते रहते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कि क्या स्टॉक में मैं इन्वेस्ट करूं या ना करूं। उनके पास मान लो कोई डेटा है ही नहीं, तो वो प्रॉपर तरीके से एनालाइज कैसे करेंगे कि कहां पे मैं इन्वेस्ट करूं, कहां पे मैं ना करूं। फाइनेंस के फील्ड में भी डेटा हैंडलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, लेंडिंग करना चाहते हो, रिस्क मैनेजमेंट डिसीजन लेना चाहते हो तो। फॉर इंस्टेंस, फाइनेंशियल एनालिटिक्स में कलेक्ट डेटा ऑन द मार्केट ट्रेंड, इकोनॉमिक इंडिकेटर एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन अबाउट द इन्वेस्टमेंट एंड लेंडिंग। मतलब इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग के रिलेटेड अगर आपको कुछ डिसीजन लेना है बेटा, तो आपको प्रॉपर तरीके से मार्केट ट्रेंड देखना पड़ेगा, इकोनॉमिक इंडिकेटर देखना पड़ेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखना पड़ेगा, फिर जाके आप प्रॉपर तरीके से डेटा हैंडलिंग कर पाओगे इन केस ऑफ फाइनेंस। अब देखो लास्ट पढ़ते हैं, डेटा हैंडलिंग इन एजुकेशन। डेटा हैंडलिंग इन एजुकेशन, व्हाट? डेटा हैंडलिंग इन एजुकेशन। सो डेटा हैंडलिंग इन essential in education for making informed decision about teaching methods, curriculum and student performance। स्टूडेंट का क्या परफॉर्मेंस है और टीचिंग का क्या मेथड्स है, क्या क्या हमारा करिकुलम है, इन सबको जानने के लिए डेटा हैंडल करना पड़ता है। अगर एक स्कूल अपना स्टूडेंट का रिपोर्ट के बारे में कुछ पता ही नहीं है कि स्टूडेंट का क्या प्रोग्रेस रिपोर्ट है, स्टूडेंट पास हो रहा है या फेल हो रहा है, स्टूडेंट का कितना मार्क्स आ रहा है, कितना मार्क्स नहीं आ रहा है, स्टूडेंट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, तो वो खाक डेटा हैंडलिंग कर पाएगा? एक स्कूल की, एक यूनिवर्सिटी की, एक गवर्नमेंट की ये जिम्मेदारी होती है कि एजुकेशनल फील्ड में कितना कितना टीचिंग मेथड से पढ़ाया जा रहा है, क्या क्या करिकुलम है, कितना स्टूडेंट का परफॉर्मेंस है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड रखना। इसीलिए डेटा हैंडलिंग बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो टीचर्स क्या करते हैं? टीचर्स इसलिए स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को रखते हैं, अपने पास स्टोर करते हैं। हर एक स्कूल में अपना अपना स्टूडेंट का जो परफॉर्मेंस है वो उनके कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर रहता है कि हर एक स्टूडेंट कैसा परफॉर्म कर रहा है, उसके हिसाब से उसके गार्जियन कॉल होते हैं। क्लियर है? तो एजुकेशन वाले फील्ड में भी डेटा हैंडलिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर डेटा हैंडलिंग नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाएगा एजुकेशनल सेक्टर। आपका तो रिकॉर्ड ही नहीं रहेगा मेरे पास। अगर आपका रिकॉर्ड नहीं रहेगा तो आपसे मैं कांटेक्ट कैसे करूंगा बताइए? ठीक है? तो डेटा हैंडलिंग इन एजुकेशन। और लास्ट में है डेटा हैंडलिंग इन रिसर्च। अगर आप कुछ रिसर्च वगैरह करते हो, अगर आप डेटा कलेक्शन करते हो, एनालाइज करते हो, अगर आप रिसर्च डिजाइन करते हो, तो आपको प्रॉपर तरीके से डेटा हैंडलिंग जरूरी है। बिकॉज आप अगर कुछ रिसर्च कर रहे हो, किसी चीज के बारे में खोज कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से आपके पास डेटा होना चाहिए, वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा होना चाहिए। अगर आप पूरा प्रॉपर तरीके से हैंडल नहीं कर रहे हो, डेटा को रख नहीं रहे हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगा आपके लिए। क्या हो जाएगा? दिक्कत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम एक एआई सॉफ्टवेयर है। जी बिल्कुल, एआई का ही बात होगा आज। एक्सपर्ट सिस्टम क्या है? एन एक्सपर्ट सिस्टम इज एआई सॉफ्टवेयर दैट यूजेस नॉलेज स्टोर्ड इन ए नॉलेज बेस टू सॉल्व प्रॉब्लम दैट वुड यूजुअली रिक्वायर ए ह्यूमन एक्सपर्ट। अब देखो, चैट जीपीटी बोल के सॉफ्टवेयर है ना बेटा, उसमें ऑलरेडी बहुत कुछ स्टोर कर रखा है। बेटा आप कुछ भी सर्च करोगे उसमें आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा उसमें स्टोर्ड है। गूगल में आप कुछ भी सर्च करोगे वो आंसर दे देगा। क्यों? क्योंकि वो डेटा उसमें स्टोर्ड है, वो डेटा गूगल पर है अवेलेबल, इसीलिए। तो एक्सपर्ट सिस्टम क्या रहता है? एक्सपर्ट सिस्टम इज एआई सॉफ्टवेयर दैट यूजेस नॉलेज सॉर्टेड। सबसे पहले तो वो सारा का सारा जो नॉलेज रहता है वो एआई में फिट कर दिया रहता है। सबसे पहले ही चैट जीपीटी में सारा का सारा नॉलेज एक ही बार में फिट कर दिया गया है, और वही नॉलेज बेस को ह्यूमन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है। ठीक है? वो नॉलेज को नॉलेज बेस में फिट कर दिया जाता है, और वही चीज
भैया प्रॉब्लम सॉल्व करती है ह्यूमन का, ठीक है। मतलब ह्यूमन एक्सपर्ट का आज नीड नहीं है। अगर मान लो तुमको कोई क्वेश्चन में डिफिकल्टी हो रही है तो आज तुम गूगल से पूछ सकते हो, आज तुम चैट जीपीटी से पूछ सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम्हारे पास ह्यूमन रहना चाहिए समझाने के लिए, नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, इंटरनेट तो है ना तुम्हारे पास। इंटरनेट में सारा का सारा डेटा सेव्ड है ऑलरेडी, स्टोर्ड है ऑलरेडी, सारा का सारा नॉलेज स्टोर करके रख दिया है इसमें। गूगल में सारा का सारा डेटा स्टोर करके रख दिया है। अब जाके तुम सर्च करोगे और तुम अपने अपने हिसाब से नॉलेज ले लोगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। सो यहां पे क्या बोला है, मतलब कि दे कैन एडवाइज यूजर्स एज वेल एज प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन टू देम अबाउट हाउ दे रीच टू ए पर्टिकुलर, मतलब कि कंक्लूजन। यूजर्स को बता सकता है कि क्या कुछ कैसे सब कुछ बता सकता है। अब चैट जीपीटी सर्च करके देखो, मैं बहुत ही मतलब कि मेरे को 1 महीना या 2 महीना हुआ है चैट जीपीटी के बारे में पता लगा है। सीरियसली यार क्या बवाल एप्लीकेशन है, मजेदार एप्लीकेशन है। जो भी पूछोगे वो आंसर दे देगा तुमको, जो पूछोगे, जो क्वेश्चन पूछ लोगे वो आंसर दे देगा तुमको, वो आंसर दे देगा एकदम एक्यूरेट, पॉइंट टू पॉइंट। यही है एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम मतलब चैट जीपीटी। एग्जांपल क्या है, एग्जांपल है चैट जीपीटी, ठीक है। अब देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम, सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, ह्यूमन एक्सपर्ट आर पेरिसेबल बट एन एक्सपर्ट सिस्टम इज, मतलब कि परमानेंट है। मतलब ह्यूमन का कोई भरोसा नहीं, वो कब है इस दुनिया में कब नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम तो परमानेंट है ना भाई। ह्यूमन का कोई भरोसा नहीं, ह्यूमन कब है और कब नहीं है। कौन कौन सा ह्यूमन को तुम खोजने जाओगे? अगर तुमको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो कौन सा ह्यूमन को तुम खोजने जाओगे? तो ह्यूमन एक्सपर्ट्स आर पेरिसेबल, वो चला जाएगा तुम्हारी जिंदगी से, लेकिन एक्सपर्ट सिस्टम कभी नहीं जाएगा। एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो परमानेंट है, ठीक है। इसके बाद इट हेल्प्स टू द एक्सपर्टाइज ऑफ ए ह्यूमन। सिंपल सा बात है, जो एक्सपर्टीज एक ह्यूमन के अंदर रहता है वही एक्सपर्टीज एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर भी रहता है। जो एक्सपर्टीज एक ह्यूमन के अंदर रहता है वही एक्सपर्टीज, वही एक्यूरेसी एक एक्सपर्ट सिस्टम के अंदर ही रहता है। इसके बाद क्या दिया हुआ है, वन एक्सपर्ट सिस्टम में कंटेन्स नॉलेज फ्रॉम मोर देन वन ह्यूमन एक्सपर्ट। एक ह्यूमन एक्सपर्ट से ज्यादा नॉलेज है एक्सपर्ट सिस्टम का। एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम जो एआई है ना, उसको ह्यूमन एक्सपर्ट से ज्यादा नॉलेज है, एक ह्यूमन से ज्यादा नॉलेज रहता है, सीधा सा बात है ना। इट डिक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ कंसल्टिंग एन एक्सपर्ट फ्रॉम वेरियस डोमेन। मतलब पहले ना हम लोग को एक्सपर्ट को कंसल्ट करना पड़ता था, कुछ भी अगर चाहिए, कोई भी अगर राय मशवरा करना है, उसके लिए एक्सपर्ट को हम लोग को कांटेक्ट करना पड़ता था, उसके लिए हमको फीस देना पड़ता था, बेटा फीस देना पड़ता था। लेकिन आजकल एक्सपर्ट को कांटेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चैट जीपीटी यूज कर लो, एक्सपर्ट सिस्टम यूज कर लो, फ्री में काम कर लो अपना, ठीक है। पहले बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के लिए हम लोगों को एक्सपर्ट्स को हायर करना पड़ता था, लेकिन आजकल एक्सपर्ट्स को हायर करने की कोई बेटा जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद सो दे यूज ए नॉलेज बेस एंड इंटरफेस इंजन। अपना अपना नॉलेज यूज करता है, नॉलेज बेस को यूज करता है। नॉलेज बेस में सारा का सारा डेटा जो है वो फिट कर दिया जाता है, और उसी नॉलेज बेस का यूज करके जो चैट जीपीटी है वो इंसान का प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। आप ये मत समझना कि चैट जीपीटी अपने आप आंसर दे रहा है, नहीं, सारा का सारा डेटा इसमें स्टोर किया गया है। पहले जितना भी ब्रह्मांड का डेटा है उसको स्टोर कर दिया है, पहले इस तरीके से बनाया गया है उसको कि वो ह्यूमन के टक्कर ले पाए। सारा डेटा जब स्टोर कर दिया इसमें, उसके बाद ये एक नॉलेज बेस प्रोवाइड कर रहा है आपको, ठीक है। ये आपको नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ, इतना हम लोग पढ़ लिए, अब ये सब नहीं पढ़ने का दरकार है। चलो आ जाओ, अब पढ़ेंगे कंपोनेंट्स ऑफ एक्सपर्ट सिस्टम। ये पढ़ने का दरकार नहीं है, ये नहीं आएगा जी। चलो आ जाओ नेक्स्ट। मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, मशीन लर्निंग। सो अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग क्या होता है? हर रोज हम लोग गूगल में, फेसबुक में, अमेजन में, व्हाट्सएप में बहुत सारे डेटास को ना टाइप करते हैं। हर रोज आप अमेजन में कुछ सर्च करते हो, हर रोज आप फ्लिपकार्ट में कुछ सर्च करते हो, हर रोज गूगल में कुछ सर्च करते हो।
तो उन सारे डेटास को देख के, उन सारे एल्गोरिदम को देख के मशीन सीखता है और वो फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। कि ये जो फ्यूचर आउटकम्स क्या होने वाला है उसको ये देख के, उन सारे डेटास को देख के मशीन बोलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। ये जो डेटास आप रेगुलरली जो सर्च करते हो उनसे ना मशीन भी सीखता है, एक मशीन सीखता है, ठीक है। उन डेटा से मशीन लर्न करता है कि फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है, लर्न करके वो एल्गोरिदम को समझ के फ्यूचर प्रेडिक्शन करता है और अपने आप को इंप्रूव करता है। अपने आप को क्या करता है? इंप्रूव करता है। उसको हम लोग उस पर्टिकुलर प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग। सो मशीन लर्निंग इज ए फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड फॉर ईच स्पेसिफिक टास्क। सीधा सा बात है, मतलब कि जैसे देखो, डेली बेसिस पर गूगल में आप सर्च करते हो कुछ, डेली बेसिस पर वो डेटा आप टाइप करते हो। अब ऐसे ही हजारों लाखों करोड़ों जो गूगल सर्च होते होंगे, अमेजन सर्च होते होंगे, उस वजह से ना वो एल्गोरिदम वो मशीन को इंफॉर्मेशन देता है कि भाई देख, इस तरीके का डेटा रेगुलर सर्च हो रहा है। उस तरीके से मशीन वो एल्गोरिदम को देख के समझता है, सीखता है और सीख के फ्यूचर आउटकम बना देता है, ठीक है। खुद ही सीखता है। मशीन लर्निंग मतलब खुद मशीन वो डेटा के बेसिस पर सीखता है। ऐसा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। मशीन लर्निंग इज अ फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा। जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं, जितने भी डेटास होते हैं, उस डेटा से कंप्यूटर जब सीखता है कि भाई फ्यूचर में कैसा हमें प्रेडिक्शन करना है, कैसा नहीं करना है, किस तरीके से हमें अपना इंप्रूव करना है परफॉर्मेंस को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मशीन लर्निंग। वो एक फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं करता, वो डेटा को फॉलो करता है। जितने भी डेटास होते हैं उस डेटा के बेसिस पर वो कुछ नया सीखते रहता है। मशीन जो है वो अपने आप कुछ नया अपने आप में सीखते रहता है और ऑब्जर्व करते रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मशीन लर्निंग, ठीक है, मशीन लर्निंग। इसको भी आप 2 मार्क्स के लिए लिख दीजिएगा। मशीन लर्निंग इज द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वेयर कंप्यूटर लर्न फ्रॉम डेटा एंड इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस ओवर टाइम विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम्ड फॉर ईच स्पेसिफिक टास्क इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन। मशीन लर्निंग एल्गोरिदम यूज पैटर्न्स एंड इंफॉर्मेशन फ्रॉम पास्ट डेटा एंड मेक प्रेडिक्शन और डिसीजंस। तो मशीन क्या करता है? मशीन वो जो पास्ट वाले जो डेटास जो एनालाइज किया है, जितना भी हम लोग डेटास वो पास्ट में किए हैं, एनालाइज जो किया है, उससे वो अपना प्रेडिक्शन बनाता है या उससे वो अपना मतलब कि डिसीजन बनाता है, ठीक है। अब देखिए, अब पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग। एक होता है सुपरवाइज्ड लर्निंग, एक होता है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। सुपरवाइज्ड लर्निंग में क्या होता है कि आपके पास इनपुट भी दिया हुआ है, आपके पास आउटपुट भी दिया हुआ है। अब आप एक्चुअल आउटपुट निकालोगे, सीधा सा बात है। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जिट पोल का, जब वोट के टाइम में एग्जिट पोल रहता है, तब आपके पास इनपुट भी है, इंफॉर्मेशन भी है कि कितने लोग वोट देने जाएंगे। मान लीजिए इनपुट है आपके पास कि कितने लोग वोट देने जाएंगे, ये मतलब कि ये कंट्री का पॉल्यूशन कितना है, ये कंट्री का पॉपुलेशन कितना है। आपको पता है कि ये कंट्री का पॉपुलेशन है 130 करोड़ और आपके पास बेटा आउटपुट भी है, एस्टिमेटेड आउटपुट है। एग्जिट पोल में क्या होता है? एस्टिमेटेड आउटपुट। बहुत सारे न्यूज चैनल्स, मीडिया बोलते रहते हैं ना, 130 करोड़ आबादी में सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ लोग गए वोट देने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 60 करोड़ लोग गए वोट देने के लिए, और हम लोगों को लगता है कि बीजेपी जीतेगा या मतलब कि कांग्रेस जीतेगा। हर एक न्यूज चैनल अपने अपने हिसाब से एग्जिट पोल बनाता है, अपने अपने हिसाब से इंफॉर्मेशन देता है। आपके पास इनपुट भी रहता है, आउटपुट भी रहता है, लेकिन जब रियल काउंटिंग स्टार्ट होती है तभी हम लोग को इसका बेसिकली रियल आउटपुट पता चलता है। उस लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? उस लर्निंग को हम लोग बोलते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ पे क्या है? दिस मॉडल इज ट्रेन्ड ऑन लेबल डेटा वेयर द इनपुट कम्स विद द करेक्ट आउटपुट, ठीक है। इट लर्न्स टू मतलब कि प्रेडिक्ट आउटकम बेस्ड ऑन द डेटा। बहुत सारे आपके पास डेटास रहते हैं, इनपुट भी रहता है, आउटपुट भी रहता है, मतलब सीधा सा बात है, प्रॉब्लम भी रहता है और सोल्यूशन भी रहता है। उसके बेसिस पर आपको करेक्ट सोल्यूशन खोजना है। उन लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग। आपके पास प्रॉब्लम्स भी है, आपके पास सोल्यूशन भी है। उन प्रॉब्लम और सोल्यूशंस को आप एआई में ये करते हो, फिट करते हो। उस बेसिस पे एआई अपना एक डेटा बनाता है जो कि करेक्ट डेटा रहता है, एक्चुअल डेटा रहता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरवाइज्ड लर्निंग। और अनसुपरवाइज्ड लर्निंग मतलब क्या? आपने
सिर्फ अपने एआई को इनपुट दे डाला और एआई को बोला कि भाई तू आउटपुट खुद निकाल, आपने इनपुट दे डाला और एआई आपका आउटपुट खुद निकाल रहा है, खुद ये ट्राई कर रहा है, फाइंड कर रहा है इसका सोल्यूशन क्या होगा। आपने एक क्वेश्चन दे डाला और खुद अगर वो सोल्यूशन को फाइंड कर रहा है तो इसका मतलब क्या है, वो अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। वो क्या है, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग है। दिस मॉडल वर्क विद द अनलेबल्ड डेटा एंड ट्राइज टू फाइंड पैटर्न्स और ग्रुपिंग ऑफ इट ओन, मतलब खुद ही वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेगा। जैसे आपने पीके मूवी देखा है, पीके मूवी। सो पीके में क्या होता है, पीके में एक आमिर खान होते हैं, क्लियर है। आमिर खान जब आता है एलियन वेलियन बन के आता है तब उसको कुछ समझ में नहीं आता है। उसके आंख जो देखते हैं वो क्या है, इनपुट। उससे वो धीरे धीरे करके समझता है कि हाँ भाई, जो इस तरीके से वो टी शर्ट मतलब कि पहना हुआ है वो लड़का है, जो एक साड़ी पहनी हुई है वो लड़की है। इस तरीके से वो समझता है, उसको समझने में टाइम लगता है। वो लर्निंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग के पास मतलब क्या आता है, आपके पास इनपुट तो है बेटा, आपके पास क्या है, इनपुट है, आपको आउटपुट फाइंड करना है। सेमी सुपरवाइज्ड में वो दोनों ही रहता है। सेमी सुपरवाइज्ड में मतलब कि दोनों का ही मिक्सचर है, सुपरवाइज्ड का और अनसुपरवाइज्ड का मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी सुपरवाइज्ड, ठीक है। और रेनफोर्स लर्निंग में क्या होता है, दिस मॉडल लर्न्स बाय इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, जहां पे लोग एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फीडबैक रिसीव करते हैं और रिवॉर्ड्स और पेनाल्टीज भी रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड्स और पेनाल्टीज। दिस मॉडल्स लर्न बाय द इंटरेक्टिंग विद द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के साथ सबसे पहले इंटरेक्ट करते हैं एंड रिसीविंग फीडबैक, उसके बाद फीडबैक को रिसीव करते हैं और फीडबैक को रिसीव करके मैक्सिमाइज, इट एम्स टू मैक्सिमाइज क्यूमुलेटिव रिवॉर्ड्स बाय मेकिंग सीक्वेंस ऑफ डिसीजंस। इसके बाद अपने अपने डिसीजन लेते हैं उस हिसाब से। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेनफोर्स लर्निंग। रेनफोर्स लर्निंग ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डिफरेंस बिटवीन सुपरवाइज्ड एंड अनसुपरवाइज्ड। आइए अब हम लोग पढ़ेंगे कि मशीन लर्निंग का जो है एप्लीकेशन क्या है बैंकिंग एंड फाइनेंस इंडस्ट्री में। मशीन लर्निंग का क्या क्या एप्लीकेशन है बैंकिंग और फाइनेंस मतलब कि में अब हम लोग पढ़ेंगे। बैंकिंग एंड फाइनेंस फील्ड में मशीन लर्निंग का क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहला एप्लीकेशन है फ्रॉड डिटेक्शन। मशीन लर्निंग के वजह से ना आप क्या कर सकते हो, फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हो। कोई भी आपके साथ फ्रॉड होने वाला है वो मशीन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है। ML algorithm analyze transaction patterns to identify unusual activity that might indicate fraud, help to catch मतलब कि fraudulent transaction quickly। इसके बाद क्रेडिट स्कोरिंग। मशीन लर्निंग एक इंसान का क्रेडिट स्कोर चेक कर सकता है कि क्या ये इंसान लोन लेने का औकात में है या नहीं है। सिंपल सा बात है, क्रेडिट स्कोर चेक करना मतलब आप लोन ले सकते हो या नहीं ले सकते हो, उसका पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन मशीन लर्निंग खुद प्रोवाइड कर देगा कि बोरोवर ने पास्ट में कितने लोन्स लेके रखे हैं, कितने लोन्स लेके नहीं रखे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रेडिट स्कोरिंग। तो मशीन लर्निंग के मदद से आप क्रेडिट स्कोरिंग भी ये कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद एल्गोरिदम, एल्गोरिथिक ट्रेडिंग, मतलब आप बहुत सारे मतलब कि ट्रेडिंग के जो फैसले होते हैं वो भी ले सकते हो मशीन लर्निंग के थ्रू। ML एल्गोरिदम एनालाइज मार्केट डेटा टू मेक ट्रेडिंग डिसीजंस एट हाई स्पीड। ये जो ML का जो एल्गोरिदम रहता है ना, इसके वजह से आप ट्रेडिंग का जो डिसीजन है वो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से ले सकते हो, बिकॉज बहुत सारे डेटाज अवेलेबल रहते हैं आपके पास, एमिंग टू ऑप्टिमाइज इन्वेस्टमेंट रिटर्न। इसके बाद कस्टमर सर्विस भी रहता है। सो चैट बॉक्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट यूज ML टू अंडरस्टैंड एंड रिस्पॉन्ड कस्टमर इंक्वायरीज, प्रोवाइडिंग क्विकर एंड मोर पर्सनलाइज्ड सपोर्ट। सो चैट बॉक्स जो रहता है या जो वर्चुअल असिस्टेंट्स रहता है, आप जियो का वर्चुअल असिस्टेंट्स कभी यूज़ किया हो, जियो का होता है, अमेजन का होता है, वो क्या करता है, कस्टमर को अपने आप ही डील कर लेता है। आपको सबसे पहले कस्टमर सर्विस से बात करने को नहीं मिलेगा, सबसे पहले उनके चैट बॉक्स से बात करने को मिलेगा या वर्चुअल असिस्टेंट से बात करने को मिलेगा। वहां से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो ठीक है, उसके बाद अगर सॉल्व नहीं होता है तब जाके आपको कस्टमर सर्विस से बात करने को मिलता है। और रिस्क भी मैनेज कर देता है ये, ठीक है। रिस्क भी ये पहले से प्रेडिक्ट कर देता है कि क्या क्या रिस्क होने वाले हैं, इसके प्रोबेबल रिस्क क्या क्या है। तो मशीन लर्निंग के थ्रू आप रिस्क भी पता लगा सकते हो, रिस्क भी जो है वो पता लगा सकते हो, ठीक है। अब ERP के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ERP क्या होता है, देखिए ERP मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ERP में क्या होता है, ERP एक ऐसा मॉडल है जहां पे एक साथ आप सब कुछ कर सकते हो, जहां पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है, जहां पे वेयर हाउस
मतलब कि ट्रैकिंग भी होता है, जहाँ पे इन्वेंट्री मैनेजमेंट भी होता है, जहाँ पे हर एक फंक्शन, जहाँ पे आप ये ट्रैक कर सकते हो। ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, ईआरपी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर एक बिजनेसमैन यूज करता है, जिस सॉफ्टवेयर में हर चीज दिया हुआ है। अकाउंट्स, यहाँ मान लीजिए अकाउंट्स है, यहाँ मान लीजिए फिनेंस है, यहाँ मान लीजिए प्रोडक्शन है, यहाँ मान लीजिए सेल्स है। हर एक फील्ड के काम आप एक ही सॉफ्टवेयर में देख रहे हो। मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का काम आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर में नहीं देखना पड़ रहा है, एक ही सॉफ्टवेयर में आप हर एक डिपार्टमेंट का काम देख रहे हो। उस सॉफ्टवेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? ईआरपी। ईआरपी मतलब एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एक ही सॉफ्टवेयर बनाया हुआ है जहां से आप हर एक रिसोर्सेस को, हर एक डिपार्टमेंट्स को मैनेज कर सकते हो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हर एक रिसोर्सेस को, हर एक डिपार्टमेंट्स को उस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो बेटा? मैनेज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ईआरपी स्टैंड्स फॉर द एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। इट इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज्ड बाय द बिजनेसेस टू मैनेज एंड इंटीग्रेट देयर कोर प्रोसेस। ठीक है, या ये एक सेंट्रल सिस्टम है, ये एक सेंट्रल सिस्टम है जो हर एक फंक्शंस को इजीली मैनेज कर सकता है। जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट है, वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट है। हर एक डिपार्टमेंट को एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू अगर मैनेज करोगे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ईआरपी। think it is मतलब कि think of it is like a central system that help a company coordinate everything from accounting and inventory to human resource। मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है जहां पे आप अकाउंटिंग भी मैनेज कर रहे हो, इन्वेंट्री भी मैनेज कर रहे हो, ह्यूमन रिसोर्स भी मैनेज कर रहे हो, कस्टमर सर्विस भी मैनेज कर रहे हो। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं ईआरपी। इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेपरेट प्रोग्राम फॉर ईच फंक्शन, एक एक फंक्शन के लिए सेपरेट सेपरेट प्रोग्राम यूज करने से अच्छा है आप ईआरपी यूज कर रहे हो, एक ही सॉफ्टवेयर में सारा का सारा डिपार्टमेंट का काम संभाल रहे हो। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। क्लियर है? अब देखो ईआरपी क्यों इंपॉर्टेंट है? ईआरपी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्यों इंपॉर्टेंट है ईआरपी? देखो एफिशिएंसी के लिए। क्यों इंपॉर्टेंट है? एफिशिएंसी के लिए। इट स्ट्रीमलाइंस एंड ऑटोमेट्स बिजनेस प्रोसेसेस, रिड्यूसिंग द नीड्स फॉर द मैनुअल वर्क फॉर मिनिमाइजिंग एरर। ईआरपी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एफिशिएंटली यहाँ पे काम हो पाता है, यहाँ पे एरर होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बिकॉज एक ही सॉफ्टवेयर के अंदर सारे के सारे काम हो रहे हैं। तो आपका काम जो है वो स्मूथली होगा, क्विकली होगा, एफिशिएंटली होगा। एफिशिएंटली आप अपना काम कर पाओगे ईआरपी के थ्रू, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू आप एफिशिएंटली अपना काम कर पाओगे। इसके बाद डेटा जो होता है बेटा वो सेंट्रलाइज्ड रहते हैं। डेटा जो होते हैं वो सेंट्रल पैनल पे रहते हैं, सेंट्रलाइज्ड रहते हैं। हर एक डिपार्टमेंट्स का जो डेटा है वो एक ही जगह पे, सेंट्रल लोकेशन पे रहता है, कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है। ईआरपी सिस्टम ब्रिंग टुगेदर डेटा फ्रॉम डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इनटू वन सेंट्रल लोकेशंस दैट मेक्स इट इजियर टू एक्सेस एंड एनालाइज इंफॉर्मेशन। ये इजी बना देता है कि आप कोई भी डेटा कहीं भी कभी भी एक्सेस कर सकते हो, क्योंकि एक ही सॉफ्टवेयर में सारे के सारे डेटाज अवेलेबल है। अकाउंट्स का भी डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में है, फाइनेंस का भी डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में है, वेयर हाउसिंग का भी डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में है, सारा का सारा डेटा एक ही सॉफ्टवेयर में है, इसलिए सेंट्रलाइज्ड डेटा ये। ठीक है, इसके बाद improved reporting with integrated data, ERP system provide better insights and reporting, helping business track performance, compliance and financial data। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे हर एक बिजनेस अपना परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकता है ईआरपी के थ्रू। अपना परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना अच्छा परफॉर्म किया है, कितना बुरा परफॉर्म किया है, सब सारा का सारा परफॉर्मेंस को आप ट्रैक कर सकते हो इसके थ्रू। आप कंप्लायंस बढ़ सकते हो, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी देख सकते हो। ठीक है, आप अपने फाइनेंशियल स्टेटस को भी देख सकते हो। इसके बाद इनहैंस्ड कोलैबोरेशन बाय कनेक्टिंग वेरियस फंक्शन, सेल्स, फाइनेंस। हर एक फंक्शन अगर एक ही सॉफ्टवेयर में रहेगा तो कोलैबोरेट करना भी बहुत ज्यादा आसान होगा, कोऑर्डिनेट करना भी बहुत ज्यादा आसान होगा, आप इजीली कोऑर्डिनेट कर पाओगे। हर एक फंक्शन अगर एक ही सॉफ्टवेयर में है, सेल्स का भी फंक्शन, फाइनेंस का भी फंक्शन, मार्केटिंग का भी फंक्शन, अकाउंट्स का भी फंक्शन, वेयर हाउसिंग का भी फंक्शन, तो इजीली आप कोलैबोरेट भी कर पाओगे। यहाँ पे वही बोला हुआ है। ठीक है, इसके बाद स्केलेबिलिटी भी ये प्रोवाइड करता है, स्केलेबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। एज ए बिजनेस ग्रोस, ईआरपी सिस्टम कैन अडेप्ट एंड स्केल टू हैंडल इंक्रीज कम्प्लेक्सिटी एंड वॉल्यूम। मतलब सीधा सा बात है, अगर आपका बिजनेस ग्रो कर गया, अगर आपका मान लीजिए प्रोडक्शन ग्रो कर गया, अगर आपका सेल्स ग्रो कर गया, तो ईआरपी सब हैंडल कर लेगा। ईआरपी ऐसा है कि सब वो हैंडल कर सकता है इजिली। ठीक है, ईआरपी ऐसा है कि सब चीज वो इजिली हैंडल कर सकता है। चलिए आगे, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। अब देखिए, अब इतना अच्छा सॉफ्टवेयर आप बनाए जहां पे एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आप स्मूथली, एफिशिएंटली, इफेक्टिवली सब काम कर दे रहे हो, तो कस्टमर तो सेटिस्फाइड रहेगा ना भाई।
कस्टमर्स के तो नीड्स पूरे हो रहे हैं, कस्टमर्स के तो ऑर्डर्स पूरे हो रहे हैं, कस्टमर को बेटर रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो कस्टमर तो सेटिस्फाइड रहेगा ही रहेगा। तो ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है, ये सब क्या है बताइए ना। ये सब इंपॉर्टेंस है, इंपॉर्टेंस ऑफ ईआरपी। ईआरपी मतलब एक ही सॉफ्टवेयर है जहां पे सारा का सारा फंक्शन, सारा का सारा डिपार्टमेंट का फंक्शन एक ही सॉफ्टवेयर के थ्रू आप अपना रहे हो। क्लियर है? अब चलिए लास्ट टॉपिक। लास्ट टॉपिक है इंटेलिजेंट असेट्स। इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या है? इंटेलिजेंट एजेंट, असेट नहीं। इंटेलिजेंट एजेंट्स क्या है? सुनिए, इंटेलिजेंट एजेंट्स आर सिस्टम और सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म टास्क एंड मेक डिसीजन ऑन देयर ओन, एनालाइजिंग डेटा एंड लर्निंग फ्रॉम डेट। तो इंटेलिजेंट एजेंट्स उसको बोलते हैं कि अपने आप उसका प्रॉब्लम वो सॉल्व कर देगा। इंटेलिजेंट एजेंट एक ऐसा एआई रहता है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर रहता है, आप उसको कुछ प्रॉब्लम बोलोगे ना, वो खुद ब खुद सोल्यूशन निकाल देगा, उसमें कुछ फिट विट करने की जरूरत नहीं है। वो पास्ट डेटा के बेसिस पर, पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर सोल्यूशन निकाल देगा। आप कुछ प्रॉब्लम बोलोगे ना, तो पास्ट डेटा या पास्ट इंफॉर्मेशन के बेसिस पर वो निकाल देगा। जैसे कि सीरी, अलेक्सा, चैट जीपीटी, बहुत सारा एग्जांपल है इंटेलिजेंट एजेंट का। अब सीरी, अलेक्सा यूज कियो, ओके गूगल, गूगल को कुछ भी बोल दोगे, वो डेटा के हिसाब से रिस्पॉन्स कर देगा आपको। बहुत सारा असिस्टेंस है, ठीक है। दे एक्ट इंडिपेंडेंटली टू अचीव स्पेसिफिक गोल और सॉल्व प्रॉब्लम, मतलब ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है, ऑफन अडेप्टिंग देयर बिहेवियर बेस्ड ऑन व्हाट दे लर्न। इसके बाद देखिए फीचर्स, देखिए इंटेलिजेंट मतलब इसके बारे में आप समझे। इंटेलिजेंट एजेंट, इंटेलिजेंट एजेंट्स आर सिस्टम्स और सॉफ्टवेयर दैट कैन परफॉर्म टास्क और मेक डिसीजंस ऑन देयर ओन, मतलब जो खुद टास्क को परफॉर्म कर सकता है, जो खुद डिसीजन ले सकता है, वो इंटेलिजेंट एजेंट। इंटेलिजेंट एजेंट्स कौन? जो खुद टास्क को परफॉर्म करेगा, जो खुद डिसीजन लेगा, जो खुद एनालाइज करेगा, जो खुद सीखेगा, जो पास्ट डेटा से खुद सीखेगा, वो इंटेलिजेंट एजेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट एजेंट्स। फीचर्स क्या क्या होता है देखिए, फीचर्स होता है देखिए, इंटेलिजेंट एजेंट्स जो है वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है, फ्रीली काम करता है, इंडिपेंडेंटली काम करता है। लर्निंग कैसे करता है? एक्सपीरियंस के हेल्प से, वो जो पास्ट डेटाज है उसके हेल्प से वो सीखता है। वो जो एआई है वो पास्ट डेटा के हिसाब से सीखता है। इसके बाद वो डिसीजन कैसे लेता है? मेक चॉइसेस टू अचीव गोल्स। एंड अडेप्टेबिलिटी कैसे है? एडजस्ट बिहेवियर एज नीडेड, मतलब अपना बिहेवियर भी चेंज कर देता है, जब कुछ चेंज करने का रिक्वायरमेंट आता है तब वो चेंज हो जाता है। सीरी, अलेक्सा, गूगल, ठीक है। सीरी, अलेक्सा, गूगल जो है वो क्या है? इंटेलिजेंट एजेंट है, वो इंटेलिजेंट एजेंट, उसको क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंट एजेंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो ये क्या काम कर सकता है? इंटेलिजेंट एजेंट्स का जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंट एजेंट्स, सबसे लास्ट वाला टॉपिक, क्या क्या काम कर सकता है? सबसे पहले तो वो कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, कस्टमर सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है। आप कोई भी सॉफ्टवेयर में आजकल जाओ, उनका पर्सनल एजेंट रहता है, जो आपके जो इंक्वायरीज हैं, जो आपके क्वेरीज हैं, वो 24/7 सुनते हैं, और वो एआई खुद आपको आंसर देने की कोशिश करता है। जब आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होता है, उस केस में आप कस्टमर सर्विस से बात करते हो फिजिकली, वरना सबसे पहले आपसे बात कौन करता है? सबसे पहले आपसे बात करता है वर्चुअल असिस्टेंट एंड चैट बॉक्स। सबसे पहले आपसे बात करेगा वर्चुअल मतलब असिस्टेंट या चैट बॉक्स, उससे आपका प्रॉब्लम अगर सॉल्व नहीं हुआ, फिर आप फिजिकली बात कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद ये कौन है? ये पर्सनल असिस्टेंट है आपका, ये पर्सनल असिस्टेंस है। आपके घर में जो सीरी है, या जो गूगल असिस्टेंस है, या जो अलेक्सा है, जिसको आप कुछ भी ऑर्डर फरमाते हो, वो सब क्या है? वो सब किसका काम है? वो सब इंटेलिजेंट एजेंट्स का काम है। इन लोगों को इंटेलिजेंट एजेंट्स बोला जाता है, जो आपके डेली काम में हेल्प करते हैं, आपको रिमाइंडर्स देते हैं, मैसेज भेजते हैं, फोन करते हैं, वेदर अपडेट्स देते हैं, म्यूजिक चलाते हैं, बहुत काम करते हैं। देखिए, जो आपको डेली टास्क में बहुत हेल्प करते हैं, ये पर्सनल असिस्टेंस है आपका। कौन है? ये पर्सनल असिस्टेंट है आपका। इसके बाद हेल्थ केयर, इंटेलिजेंट एजेंट्स असिस्ट इन डायग्नोसिंग कंडीशंस, मैनेजिंग पेशेंट रिकॉर्ड एंड प्रोवाइडिंग रिकमेंडेशन फॉर ट्रीटमेंट है। सीधा सा बात है, इंटेलिजेंट एजेंट्स के थ्रू आप कंडीशंस को भी, आजकल ऐसे एजेंट्स हो गए ना, आजकल ऐसे इंटेलिजेंट एजेंट एआई हो गया है ना भाई, ये एक पेशेंट का कंडीशन को पूरा डायग्नोज कर लेता है कि उसको क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कैसे हुआ, क्या नहीं हुआ है। सारा का सारा पेशेंट का रिकॉर्ड को मैनेज कर लेता है, उसको रिकमेंड कर देता है कि आपको कौन सी ट्रीटमेंट की रिक्वायरमेंट है। आजकल ऐसा इंटेलिजेंट एजेंट्स भी है।
क्लियर है। और एक एक इंटेलिजेंट एजेंट ऐसा भी है जो आपको मार्केट ट्रेंड बता देगा, आपके इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज को मैनेज कर देगा, आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचा देगा। बहुत सारा इंटेलिजेंट एजेंट ऐसा भी है जो आपके फाइनेंस को मैनेज कर देगा, फाइनेंस को, आपके बैंकिंग, आपके इन्वेस्टमेंट को मैनेज कर देगा, मार्केट ट्रेंड के बारे में समझेगा, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज के बारे में समझेगा, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज के बारे में डिटेक्ट कर देगा आपको। क्लियर है। इसके बाद स्मार्ट होम्स, इंटेलिजेंट एजेंट्स इन स्मार्ट होम सिस्टम कंट्रोल, लाइटिंग, हीटिंग, अप्लायंसेस। बहुत सारा जो आजकल स्मार्ट होम्स है, ये जो इंटेलिजेंट एजेंट्स है वो अपने आप ऑटोमेटिकली लाइटिंग, हीटिंग, अप्लायंसेस सब चीज अपने आप कंट्रोल कर देता है, अपने आप, कुछ बोलना नहीं पड़ता। जस्ट आपने कुछ बोला, एलेक्सा प्लीज टर्न ऑफ द कैमरा, ऑफ हो जाएगा कैमरा। इस तरीके से भाई एक स्मार्ट होम भी रहता है आजकल। स्मार्ट होम में आप सिर्फ बोलो उसको और वो काम कर देगा। आजकल तो भाई ऑटोमेटेड व्हीकल भी आ चुका है, ऑटोमेटेड व्हीकल भी आ चुका है जो खुद गाड़ी मतलब कि चलाता है। ह्यूमन को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, ऑटोमेटिक व्हीकल, ह्यूमन को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है, वो गाड़ी सेल्फ ड्राइव करता है। ठीक है, ह्यूमन बस बैठा रहता है, ह्यूमन को इतना एफर्ट नहीं लगाना पड़ता है। और ई कॉमर्स, ये जो इंटेलिजेंट एजेंट है रिकमेंड प्रोडक्ट बेस्ड ऑन द ब्राउजिंग हिस्ट्री, प्रीवियस परचेसेस। जैसे आपने कुछ प्रीवियसली परचेस किया होगा उसके हिसाब से आपको रिकमेंड करता है बेटा। वो समझ जाता है कि ये बेटा यही चीज परचेस करेगा वापस से, इसीलिए वही चीज आपको रिकमेंड करता है। ये किसका काम है? ये इंटेलिजेंट एजेंट का काम है, ये आईए का काम है, इंटेलिजेंट एजेंट। आप जो चीज पहले खरीद चुके हैं वही सारा चीज आपको वो बार बार चेपने की कोशिश करता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया बहुत खूबसूरत वे में। इसका मैराथन भी आएगा, वन शॉट भी आएगा, वेट कीजिएगा। अब सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 5 बाकी है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।